Hello everyone, I'm Ambika Raina, All India rank 164 in UPSC CSE 2022 this time. And आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़, अपनी जर्नी इस पेपर में कैसे कहाँ से मैं आई हूँ और कैसे मैं यहाँ पहुँची। एंड होपफुली ये आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताना चाहूँगी, मैं श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग करती हूँ। मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं काफ़ी जगहों पे बड़ी हुई हूँ। बहुत सारे स्कूल्स बदले हैं। वैसे मैं पूरे इंडिया में, मेरे फादर पोस्टेड होते थे। एंड उसके बाद स्कूल्स के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया इन आर्किटेक्चर फ्रॉम सेप्ट यूनिवर्सिटी इन अहमदाबाद। And after architecture I started preparing for this paper. 2020 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रहा था। एंड उसके बाद 3 अटेम्प्ट्स मुझे लग गए ये एग्ज़ाम क्लियर करने में। 2020 में फ़र्स्ट अटेम्प्ट था 21, और ये 22 के अटेम्प्ट में मैं फ़र्स्ट टाइम इंटरव्यू स्टेज तक गई हूँ। पहले 2 बार सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर हो पाया था मेरा, मेंस नहीं क्लियर हो पाया था। इस बार मैंने मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची, एंड इवेंचुअली आई गॉट द रैंक 164 दिस टाइम। आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट। एंड काफ़ी लंबी जर्नी रही है, एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इस जर्नी से। तो बस इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपके कोई भी सवाल हों, आपको कोई स्पेसिफ़िक चीज़ें जाननी है मेरी प्रिपरेशन के बारे में, मेरी जर्नी के बारे में, वो आप मुझे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया है, मैम हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बुक इज़ सफिशेंट। सो फॉर मॉडर्न हिस्ट्री आई वुड से स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ी थी, एंड वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। उससे डायरेक्ट सवाल बहुत आते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स के टाइम पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर एंशियंट एंड मिडीवल आई यूज़ तमिलनाडु बुक्स, एंड दैट वाज सफिशेंट फॉर मी। आई थिंक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे शुरू किया जाए यूपीएससी जर्नी को। तो यूपीएससी एक बहुत ही वास्ट सिलेबस प्रोवाइड करता है आपको। ये कहा जाता है कि इसका कोई सिलेबस ही नहीं है शायद, और कहीं से भी कोई भी सवाल आ जाता है। तो पहली चीज़ मैं कहूँगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि सिलेबस क्या है और क्या वो लोग आपसे पूछते हैं। एक्चुअली उससे भी पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप ये डिसीजन किस लिए ले रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या आप बहुत सीरियस हैं, क्योंकि एक टफ़ जर्नी है, और अगर आप सीरियस नहीं होंगे और आप बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं होंगे इसके बारे में, तो काफ़ी मुश्किल है इसको क्लियर करना। तो फर्स्टली आप अपने रीज़न्स क्लियर रखें। सेकेंडली, आप एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले एग्ज़ाम को समझना ज़रूरी है। तो समझें ज़रूर इसको। उसके लिए सिलेबस यूज़ करें, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखें। मैंने बहुत सारे टॉपर्स टॉक्स देखे थे, ऐसे ही इसी तरह से काफ़ी सारे लाइव इंटरेक्शंस भी देखे थे, क्या ताकि मैं सीख पाऊँ कि कितनी डिफरेंट टाइप्स की जर्नीज़ रहती हैं लोगों की इस एग्ज़ाम में। एंड डिफरेंट जर्नी से डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कैसे लोग अपने ऑब्स्टिकल्स को नेविगेट करते हैं, कितने टाइप के स्ट्रगल्स रहते हैं लोगों के, एंड उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। तो वो करते रहिए, देखते रहिए कि कैसे लोगों ने आपसे पहले ये चीज़ क्लियर करी है, उससे आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। तो ये पहली चीज़ हो गई। उसके बाद स्टार्ट कैसे करें। आई थिंक सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं पॉलिटी को समझना, क्योंकि इससे आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में भी बहुत मदद होगी। न्यूज़पेपर में काफ़ी पॉलिटिकल न्यूज़ आती है, उसको कैसे फ़िल्टर किया जाए, और स्पेसिफिकली यूपीएससी की तरफ से कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि यूपीएससी पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पूछेगा बट पॉलिटी की बहुत क्वेश्चंस पूछता है। तो इसमें जो फ़र्क है वो आपको पॉलिटी पढ़ के ही समझ में आएगा कि क्या ये है और कैसे इसको समझा जा सकता है। मैंने अपनी सिलेबस पॉलिटी से स्टार्ट किया था, फिर हिस्ट्री पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, साथ साथ पैरेलल ये होता है। शुरू में बहुत सारा डेप्थ में पढ़ना मुश्किल होता है, ओवरव्यू मिल जाए ताकि न्यूज़पेपर रीडिंग थोड़ी रिफाइन हो जाए, वही काफ़ी है। सो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। और क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं देखूँ आपके। पीवाईक्यूज़ को कैसे एनालाइज करें।
तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसाइट देता है आपको यूपीएससी के दिमाग से, लाइक वो कैसे सोच रहे हैं, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन सेट कर रहा है कौन से एरिया से, इससे बहुत मदद मिलती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, रैंडमली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक अगर आप रैंडमली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस कंपाइलेशंस बनाते हैं कि इस सिलेबस के टॉपिक से पिछले 5 साल में क्या क्वेश्चंस आए हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक से पिछले 5 साल में क्या क्वेश्चंस आए हैं, उस हिसाब से आप उसको पढ़ें। पर्टिकुलर सिलेबस का टॉपिक देखें, उसमें कौन से रीजन से कैसे टाइप के सवाल आ रहे हैं वो समझने की कोशिश करें, सो दैट आपको पता चले कि यूपीएससी किस टाइप के सवाल पूछ रहा है हर एरिया से। वो एरिया तो बहुत वास्ट हो सकता है। अगर एग्जीक्यूटिव का एरिया देखा जाए पॉलिटी में, एक एग्जाम्पल की तरह लेना चाहूँगी, तो एग्जीक्यूटिव के बारे में यूपीएससी एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन ऑल द ब्रेथ एंड विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द टॉपिक, यू शुड रिफाइन योर study to the portion that UPSC is asking you, so that your preparation is very relevant. So PYQs को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं to understand कि किस एरिया से what kind of question is coming. जॉब के साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये आई थिंक मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैंने जॉब नहीं करी। अपनी प्रिपरेशन के टाइम में घर पे ही थी एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। तो आई एम प्रीटी श्योर जॉब के साथ प्रिपेयर करना बहुत ही टफ़ होगा, क्योंकि बिना जॉब के प्रिपेयर करना ही इतना टफ़ है, तो जॉब के साथ तो ऑब्वियसली आपके प्रेशर्स बढ़ जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि लोगों ने पहले क्लियर नहीं किया है। आप देखें टॉपर्स की जर्नीज़, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स रहे हैं जिनकी जॉब के बाद बच्चों के साथ ऐसे भी उन्होंने प्रिपेयर किया है। तो ये जर्नीज़ बहुत इंस्पिरेशनल हैं, आप उनसे गाइडेंस लें और उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करें। हाउ टू चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो मेरा जैसे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आर्किटेक्चर में था, एंड आर्किटेक्चर इज़ नॉट अ सब्जेक्ट इन यूपीएससी, तो आई हैड टू सेलेक्ट टोटली न्यू सब्जेक्ट फॉर माई ऑप्शनल। तो मैंने कैसे किया वो मैं आपको बता सकती हूँ। आई वेंट फॉर रीडिंग ऑफ द सिलेबस ऑफ द ऑप्शनल। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप्स के ऑप्शनल्स हैं, स्पेशली जो थोड़े जनरल ऑप्शनल्स हैं जो टेक्निकल नहीं है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग या मेडिकल साइंस, तो ऑब्वियसली मैं नहीं ले सकती थी। बट पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इवन साइकोलॉजी और फिलॉसफी भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। तो इनके मैंने पुराने जो क्वेश्चंस हैं वो उठा के देखे। मैंने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा इसके लिए, तो वो मैंने देखा। उसके बाद आई थिंक 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। इट्स नॉट जस्ट कि आपको सिलेबस में इंटरेस्ट हो, बट ऑल्सो दैट ऑप्शनल हैज़ रिसोर्सेज अवेलेबल, कि आपके पास टीचर अच्छा हो, क्योंकि ऑप्शनल थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। सो उसके लिए रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं, गाइडेंस इंपॉर्टेंट होती है। टेक्निकल होता है थोड़ा सा, तो गाइडेंस और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हों। उसके पहले ऑप्शनल अच्छा कर रहा हो, ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि फ़िलॉसफी आपने ले लिया बट आपको फ़िलॉसफी का कुछ पता नहीं है, कोई ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं, तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उस ऑप्शनल को एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेप्थ में पढ़ पाएँ। तो मेरा इंटरेस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी था, एंड दैट्स वाई आई सिलेक्टेड PSIR। न्यूज़पेपर में हिंदू सफिशेंट है क्या? हिंदू मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ती थी, इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। एंड हिंदू काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। आई वुड से दैट इफ़ यू आर रीडिंग इट फ्रॉम एंड टू एंड, देन इट इज़ क्वाइट अ गुड न्यूज़पेपर टू रीड। यू कैन सप्लीमेंट इट बाय ओकेजनल रीडिंग ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि उसमें IR का पोर्शन काफ़ी अच्छा आता है, सी राजा मोहन के आर्टिकल्स होते हैं। इवन पॉलिटी पोर्शन अच्छा आता है, प्रताप भानु मेहता जी के आर्टिकल्स होते हैं। सो दैट वे यू कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो, बट हिंदू इज़ अ गुड न्यूज़ पेपर टू रीड। व्हाट एल्स? कोचिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है? प्रीलिम्स स्मार्ट स्ट्रैटेजी। ओके, कोचिंग मैंने सिर्फ ऑप्शनल के लिए ली थी, वो भी सिर्फ क्रैश कोर्स टाइप्स कोचिंग ली थी मैंने। तो
जीएस के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, सिर्फ थर्ड अटेम्प्ट में मैंने एसए और एथिक्स के लिए गाइडेंस ली थी मनोज झा सर से, जो जीएस कोर में है। एंड वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि मेरा स्कोर अटक गया था। तो आप इस हिसाब से पर्सनलाइज तरीके से देख सकते हैं। कोचिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है अगर आपके पास कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, कोई पीयर ग्रुप नहीं है, तो रिसोर्सेज अवेलेबल होना इम्पॉर्टेंट होता है इस एग्ज़ाम में। आपको अगर कोई बैकग्राउंड नहीं है, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से, तो थोड़ा हेलो या तो आप ऐसा ना करें कि आप सिर्फ कोचिंग पे डिपेंडेंट रहें, आप सेल्फ स्टडी करते रहें। आप इम्पॉर्टेंस दें कि आप रिवाइज़ करें उस चीज़ को जो आपको कोचिंग में पढ़ाई है। और अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, अगर आप किसी रिमोट एरिया में रहते हैं, तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं इन केस यू नीड कोचिंग। अदरवाइज सेल्फ स्टडी इज़ ऑल्सो इनफ। आई हैव प्रिपेयर्ड विद सेल्फ स्टडी, सो आई वुड से दैट इट्स पॉसिबल। एडवांटेजेस फॉर आर्किटेक्ट्स, नॉट रियली। ऐसा कुछ नहीं है, एडवांटेज कुछ नहीं होता है। यूपीएससी एक बहुत बड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड है, इसमें सब इक्वली अंदर आते हैं, इक्वली वुंडेड होते हैं इस बैटल फील्ड में। सो ऐसा कोई वो नहीं है। प्रीलिम स्ट्रैटेजी, सो प्रीलिम्स आई थिंक सबसे ज़्यादा इस एग्ज़ाम का कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहूँगी, बट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल पार्ट है इस एग्ज़ाम के लिए। सो प्रीलिम्स को टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपकी प्रीलिम्स नहीं हुए तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। सो देन आई वुड से आई वॉज एबल टू क्लियर प्रीलिम्स ऑल 3 times, इवन दो मैं ऐसा नहीं क्लेम करूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग हूँ प्रीलिम्स में, बिकॉज ऑल 3 times आई कुड ओनली क्लियर इट बाय अबाउट 2 or 3 marks। आई थिंक मैक्सिमम 4 marks से ज़्यादा मेरा कट ऑफ के ऊपर नहीं गया है स्कोर। बट the important part about prelims is you just have to clear it. You don't have to clear it by 130-140 marks. You can just clear it and it is not counted in the merit. तो उसको क्लियर करने की थोड़े कुछ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी स्टैटिक प्रिपरेशन, जो आपकी बिल्कुल ही बेसिक मिनिमम बुक्स हैं, वो एकदम आपके टिप्स पे होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा आता है कि पॉलिटी लक्ष्मीकांत से, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, इन दोनों बुक से एकदम डायरेक्ट सवाल आते हैं। एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी, वेरी डायरेक्ट एंड एब्सोल्युटली क्लियर क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स कम फ्रॉम दीज सोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वुड से not just newspaper reading but refined newspaper reading, understanding the previous year's questions of prelims। बहुत सारे animal based questions आने लगे हैं आजकल, sports पे questions आने लगे हैं, ऐसे वाले जो environment and pollution पे बहुत questions आने लगे हैं। ऐसे वाले जो topics होते हैं, जब आप newspaper reading कर रहे हैं, अगर आप aware हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस क्या आते हैं प्रीलिम्स में, तो आप स्पेसिफिक फोकस दे सकते हैं उन एरियाज़ को जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस इज़ वन। सेकेंडली, व्हाट यू हैव टू डू इज़ वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड हाउ टू गिव मॉक्स एंड हाउ टू एनालाइज इट। आई थिंक इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई भी स्टेप नहीं है टू क्लियर प्रीलिम्स। मॉक्स 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 कंप्लीट गेम चेंजर फॉर प्रीलिम्स। सो आई थिंक इन 3 attempts में मैंने कुछ अराउंड 200 मॉक्स दिए होंगे इन टोटल। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग द मॉक्स। गिविंग द मॉक्स इज़ वन थिंग, वन इज़ यू हैव टू विद डिसिप्लिन गिव मॉक्स। एटलीस्ट अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, आई वुड से एटलीस्ट आपको 30 to 40 मॉक्स तो लगाने ही चाहिए। अगर आपको श्योरिटी के साथ क्लियर करना है कि हाँ मेरा तो इस बार होके ही रहेगा, तो आप 30-40 मॉक्स अगर आप लगा रहे हैं और ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ उसको एनालाइज कर रहे हैं और सीख रहे हैं उससे हर बार, तो आई एम श्योर आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा टू क्लियर प्रीलिम्स। नाउ मॉक्स को एनालाइज कैसे करना है? See, when we are giving an answer to a question, there is a certain thought process that goes in our mind. There's a certain way of thinking that we have. And if the question, if the answer is wrong, then you have to go back to your thought process. आपको सीधा सोर्स पे जाना है। उस टाइम आपने सोचना है, जब आप एनालाइज करें कि मैंने ये आंसर देते हुए क्या सोचा था और मैं कहाँ गलत गया और मुझे कैसे अपनी सोच को बदलना है, कैसे अपनी थॉट प्रोसेस को फाइन ट्यून करना है। जब आप बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी थॉट प्रोसेस धीरे धीरे मोल्ड होती जा रही है टुवर्ड्स गिविंग द राइट आंसर। सो प्रीलिम्स के लिए मॉक्स, गिविंग मॉक्स, एंड मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट, एनालाइजिंग योर पेपर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके, और क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं? इंटरव्यू की इम्पोर्टेंस. इंटरव्यू इज़ वन ऑफ द मोस्ट important नहीं, actually fun parts of this journey, I would say. I was fortunate that this time I could clear and got to the interview stage because बहुत अच्छी फीलिंग आती है. थोड़ा स्कैरी भी होता है because you're facing such distinguished people on the panel and you have to answer to them who are so knowledgeable and they have so much of life experience, so it's a little bit intimidating, but it's a very good experience. You get to know about yourself so much, you get to know about your opinions so much, you think about things, introspection करते हो, तो ये पूरी जर्नी काफ़ी enjoyable होती है. How many hours would I study? Honestly, नॉट सो मैनी. आप ऐसे देखते होंगे, ऐसे न्यूज़ में बहुत आता है कि 17-18 घंटे पढ़ते हैं यूपीएससी क्लियर करने के लिए. मैंने शायद ही इतना कभी पढ़ा हो. शायद प्रीलिम्स और मेंस से बिल्कुल पहले हो जाते थे शायद 16-17 घंटे, बट वो बहुत ही कम दिन थे जब ऐसा हुआ. ऑन अ रेगुलर बेसिस आई वुड से 6 to 8 hours आई वुड स्टडी. 8 hours यूजुअली आई वुड ट्राई कि मैं 10 hours पढ़ पाऊँ. 10 hours जिस दिन मैंने पढ़ ली उस दिन आई यूज्ड टू फील कि हाँ, आई हैव studied quite a lot. So on average I would say 8 hours I would study. And yeah, I don't think it's possible कि आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए उससे ज़्यादा पढ़ें भी. अगर आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा है. How to self motivate for daily reading. अब ये चीज़ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने. लोग काफ़ी पूछते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन कहाँ से आता है टू रिवाइज एवरी डे सेम बुक्स. अगर आप पहला अटैम्प्ट दे रहे हैं तो सेम बुक्स आपको बार बार पढ़नी पड़ती है. अगर आप दूसरा तीसरा अटैम्प्ट दे रहे हैं तो आपको तो सेम सारा सिलेबस ही बार बार पढ़ना पड़ता है. तो इसके लिए मोटिवेशन कहाँ से लाएं? रोज़ उठ के पढ़ें बैठ के, उसके लिए मोटिवेशन कहाँ से लाएं? इसके लिए मैं कहूँगी, इसके लिए मोटिवेशन की नहीं, इसके लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है. मोटिवेशन आपका छोटे गोल्स के लिए नहीं होता है. मोटिवेशन आपका होता है लार्जर गोल्स के लिए. मोटिवेशन आपका होता है कि मैं ज़िंदगी में कहीं पहुंचना चाहती हूँ, मैं ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ, मेरा गोल है कि मैं कुछ करूँ अपनी लाइफ में, कुछ बन के दिखाऊँ. इसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए. ये है आपकी मोटिवेशन. रोज़ उठ के बैठ के पढ़ना, ये मोटिवेशन नहीं, ये डिसिप्लिन है. ये आपको याद रखना है कि मेरा लार्जर गोल क्या है. उसको बार बार याद करें, अपने आप को रिमाइंड करें कि मैं कहाँ से आई हूँ और मैं कहाँ पहुँचना चाहती हूँ. इस चीज़ को बार बार अपने आप को रिमाइंड करें. मैं बीच में एफर्मेशंस भी करती थी. रोज़ सुबह उठ के 3-4 बार 5 बार लिखती थी कि कहाँ मुझे पहुँचना है, एम आई केपेबल, व्हाट डू आई डिज़र्व इन लाइफ. तो इससे आपको कॉन्स्टेंटली एक रिमाइंडर मिलता रहता है कि आप क्यों कर रहे हैं ये. क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ों में जब आप फंस जाए ना कि अरे मुझे तो लक्ष्मीकांत दूसरी बार रिवाइज़ करनी है, चौथी बार रिवाइज़ करनी है, तो आप लार्जर गोल को कभी कभी भूल जाते हैं कि मैंने ये शुरू ही क्यों किया था. तो उसमें ना उलझें, रोज़ रोज़ की छोटी छोटी चीज़ों में ना उलझें. आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें विथ योर लार्जर गोल इन माइंड. विथ योर मोटिवेशन यू कैन बिल्ड डिसिप्लिन. सो उससे आप रोज़ आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है और कंसिस्टेंसी से ही ये एग्ज़ाम पास होता है. और क्या क्वेश्चंस हैं? आई एम सो ग्लैड दैट एवरीवन इज़ आस्किंग सच रेलिवेंट क्वेश्चंस एंड आई एम एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. थोड़ा थोड़ा किसी का गाइडेंस मिलता रहे. मुझे याद है मैं भी बहुत लॉस्ट फील करती थी जब मैं पढ़ाई कर रही थी. पूछ रहे हैं इज़ वन अटेम्प्ट इनफ? वो डिपेंड करता है आप पे, आप कितना. बहुत सारे लोग हैं जो पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं एंड बहुत रिस्पेक्ट है मुझे उन लोगों के लिए, क्योंकि आपको बहुत ही रिगोरस तरीके से पढ़ना पड़ता है और एक स्ट्रेटेजिक तरीके से अपनी जर्नी को प्लान करना पड़ता है. एंड डेफिनेटली इट्स डूएबल इफ़ यू हैव द मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन. इट्स डूएबल. हाउ टू रिवाइज? सो रिविज़न के लिए दो तीन तरीके हैं. एक है अगर आप नोट्स बनाते हैं अपने खुद के. आप अगर नोट्स बनाएंगे तो डेफिनेटली रिवीजन करना इजी हो जाता है, क्योंकि अपनी हैंड राइटिंग में अपने हिसाब से पढ़ना थोड़ा इजी होता है रादर देन फ्रॉम डायरेक्ट सोर्सेज. बट कुछ बुक्स से मैंने नोट्स बनाए थे. ज्योग्राफी के नोट्स बनाए थे मैंने, इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाए थे जो बार बार शॉर्ट में मैं पढ़ सकती थी. एंशिएंट और मिडीवल इंडिया के नोट्स बनाए थे. बट कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं और इनको ये ऑलरेडी मुझे लगता है एक नोट्स फॉर्म में है.
ये दोनों बुक्स, बिकॉज एक एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसको शॉर्टन कैसे करें मुश्किल है। तो इन बुक्स को तो आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज रिकॉल वैल्यू इज़ ऑफ a lot of importance in UPSC. If you know something but you cannot recall it at the right moment, there's no point of knowing it. आप इस एग्ज़ाम को सिर्फ नॉलेज गेन करने नहीं आ रहे हैं, एक पर्पस से आ रहे हैं, आपको मार्क्स लेने हैं, आपको मेरिट में आना है ताकि आप बने IAS, IFS, IPS जो भी आप बनना चाहते हैं। तो वो चीज़ ज़रूर याद रखें, सिर्फ नॉलेज इंक्रीज़ करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मार्क्स इंक्रीज़ करना इम्पॉर्टेंट है। मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए आपको टैंजिबल मेमोरी चाहिए, टैंजिबल मेमोरी के लिए आपको रिविजन करना इम्पॉर्टेंट है। रिसोर्सेज फॉर GS पेपर्स, ओके। सो GS पेपर्स के लिए आई थिंक एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बन सकती है इफ़ यू लुक एट द सिलेबस। I think I will share that on my Telegram channel. It's very long discussion. For prelims, I had a very minimum book list. I had Lakshmikant for polity. I had Spectrum for modern history. Tamil Nadu books for ancient and medieval history. Geography के लिए I used NCERTs and एक रजतनिल मैम के lectures हैं YouTube पे, वो use किए थे। Economics के लिए I only used मृणाल के notes and videos. आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, वो यूज़ करी थी। एंड 11th क्लास की NCERT भी है आर्ट एंड कल्चर के लिए, फाइन आर्ट्स की। देन एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर की बुक यूज़ करी थी, दैट वाज क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव, एंड दिस वाज द मिनिमम बुक लिस्ट दैट आई यूज्ड फॉर प्रीलिम्स। अपार्ट फ्रॉम दिस आई यूज्ड विजन IAS के मंथली कंपाइलेशंस आते हैं, वो यूज़ किए थे। एंड PT 365 मेंस 365 होती है जो प्रीलिम्स और मेंस के पहले आती है, फॉर करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस, एंड दैट वाज माय वेरी मिनिमम सोर्स। फॉर मेंस जो बुक लिस्ट रहती है वो थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाती है, बिकॉज टॉपिक्स अलग अलग का एक कोई सोर्स नहीं है टू स्टडी। एंड फॉर दैट जैसे गवर्नेंस सेक्शन हो गया, IR सेक्शन हो गया, इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी एंड हंगर वगैरह हो गया, सो मेनी थिंग्स आर देयर, एंड फॉर दैट आई विल लेट यू नो माई बुक लिस्ट ऑल्सो। इंटरनेट का काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी बहुत यूज़ किया था इंटरनेट का। मैम टू मच राइटिंग, स्मार्ट राइटिंग गेन मोर मार्क्स। सो once again I would say एक two-pronged process है, whether for prelims or for mains. For both of them simultaneous preparation is important. One is theory and one is practical. ये हर चीज़ में होता है। Theory is आपकी जो भी static books हैं, आपका current affairs है, आप पढ़ते रहें, revise करते रहें। जो practical part है, which is practicing, which is for prelims it's mocks and for mains it's answer writing. सो अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे प्रैक्टिस, तो आप फाइनल डे पे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जो भी आपने प्रैक्टिस किया, जो भी आपने याद किया है या जो भी आपने पढ़ा है। तो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई यूज़ टू फॉलो इनसाइट्स का एक वो आता है करंट अफेयर्स डेली आंसर राइटिंग का, तो वो जो उस दिन के एडिटोरियल्स वगैरह रहते हैं डिफरेंट पेपर्स में, उसका लिंक देते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं एडिटोरियल्स, एंड उसके ऊपर बेस्ड एक आंसर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई वॉज नॉट वेरी रेगुलर विद दिस, बट आई यूज़ टू ट्राई कि हफ्ते में एटलीस्ट 2-3 बार मैं ऐसे प्रैक्टिस करूँ 4-5 क्वेश्चंस, सो दैट आई एम इन टच विथ राइटिंग। क्योंकि राइटिंग में बहुत और चीज़ें आ जाती हैं, स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, इंट्रोड्यूस कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें आपको कॉम्पोनेंट्स इंक्लूड करने हैं इन द बॉडी पार्ट, हाउ टू enhance your answer with more things like flow charts, committee reports, statistics, diagrams, maps, etc. So this kind of content enrichment is very important. PSIR paper strategy. So PSIR के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ शुभ्रा मैम के नोट्स यूज़ किए हैं, और शुभ्रा मैम की जो क्रैश कोर्स की क्लासेस हैं वो यूज़ करी हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि OP गौबा पढ़नी चाहिए, एंड्रू हेवुड वगैरह, बहुत लोग अलग अलग सोर्सेज यूज़ करते हैं, बट आई थिंक बिकॉज आई वॉज अ कम्प्लीट न्यू कमर टू दिस सब्जेक्ट एंड आई डिड नॉट हैव एनी प्रीवियस नॉलेज, मेरे को लगा कि इतना ही मैं समझ लूँ और प्रैक्टिस कर लूँ उतना काफ़ी होगा, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ शुभ्रा मैम के नोट्स यूज़ करे। उससे मैंने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे विद कीवर्ड्स एंड ऑल, बिकॉज PSIR में जो टेक्निकलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आप पॉलिटिकल थिंकर्स को कोट कर रहे हैं, आप उनके कीवर्ड्स को कोट कर रहे हैं,
आप आर्टिकल्स वगैरह कोट कर रहे हैं आईजीपी में, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जजमेंट केसेस वगैरह। सो इनको याद करने, बिकॉज ये दिमाग से निकलते रहते हैं अगर आप इनको रिवाइज ना करें तो इनको याद करने के लिए मैंने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, एंड वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल वगैरह पे शेयर करने वाली हूँ। सो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। Did I make digital notes or notes in copies? I tried making digital notes quite honestly, but मैं कंफर्टेबल नहीं थी उसमें। आई थिंक मैं कॉपी में पेन से खुद से लिख के ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैंने वैसे ही नोट्स बनाए, मैंने डिजिटल नोट्स नहीं बनाए। फॉर इंटरव्यू आई मेड डिजिटल नोट्स बिकॉज फॉर इंटरव्यू the thing is that you have to talk about yourself, you have to know about yourself, your own background, आपने आज तक क्या क्या किया है अपनी लाइफ में, क्या क्या डिसीजंस लिए हैं, क्या क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, चाहे वो आपकी स्टेट है, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, जो भी है आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ती हैं। तो इंटरव्यू के लिए मैंने अपने डिजिटल नोट्स बनाए थे, क्योंकि मैं उसमें कॉन्स्टेंटली ऐड कर सकती थी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। So that becomes very easy in digital notes if you can keep on adding and keep on making them more and more refined. That is possible in digital notes. It's not so possible in notes that are in hard copy. Okay. और क्या questions आ रहे हैं? स्विट्ज़रलैंड में क्या काम करते थे? Okay. I was an architect, so I was interning actually. It was during my graduation that I was in Switzerland. I worked with a pharmaceutical architecture company. तो वो लोग बायोलैब्स वगैरह ऐसे बनाते थे चीज़ें, उसमें मैं उनकी मदद करती थी। टेकन एनी ऑफलाइन कोचिंग? सो ऑफलाइन कोचिंग मैंने PSIR के लिए ली थी, GS के लिए नहीं ली। एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि ये वाला डिसीजन जो है आपका, वो आप अपने आप को जानते हुए लें। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अगर आप अपने पेस पे पढ़ सकते हैं, अगर आपको अपने हिसाब से पढ़ाई करनी है, अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी सही से बना सकते हैं, अगर आपको गाइडेंस की अवेलेबिलिटी है, तो डेफिनेटली आप अपना प्रिपरेशन बिना कोचिंग के ले सकते हैं। बट अगर आपको नहीं है और आप नहीं जानते कि आगे क्या करना है, तो कोचिंग एक बहुत अच्छा टूल बन जाता है टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। CSAT, ओके। CSAT बहुत ही फायरी टॉपिक है आजकल, बिकॉज UPSC ने काफ़ी चेंज कर दिया है पैटर्न। आई थिंक लोग बोल रहे हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है आजकल क्लियर करना उसको। तो आप देखें कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठाएं, आप देखें अगर आप वो सॉल्व कर पा रहे हैं। इफ़ यू आर वेल ओवर द कट ऑफ, अगर जैसे 66 मार्क्स या कितना आपका कट ऑफ होता है, अगर आपका 100 के ऊपर जा रहा है, आप आराम से क्लियर कर पा रहे हैं कट ऑफ विद अ लॉट ऑफ मार्जिन, देन आई डोंट थिंक यू हैव टू वरी अबाउट इट, देन इट्स ओके, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर सो मच, बिकॉज ये चीज़ सिर्फ आपको क्लियर करनी है ओवर द कट ऑफ, नॉट इवन एन आर्बिट्ररी कट ऑफ, बट वो ऑलरेडी बताया गया कि ये कट ऑफ है। अगर आप उससे ऊपर आ रहे हैं तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे हैं और अगर आप एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहें, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखते रहें, जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं CSAT के सिलेबस में, वो एक बार पढ़ लें और प्रिपेयर कर लें, एंड दैट वे यू विल बी फाइंडिंग योर सेल्फ इन अ बेटर पोजिशन टू आंसर द CSAT पेपर एंड टू क्लियर इट इन द फाइनल गो। ओके, और क्या क्वेश्चंस हैं? बस I think I'll take a few more questions and then we'll go. Shubhra Ranjan ma'am, handwritten notes or coaching printed notes? I took the handwritten notes from the market. वो available है, I think 6 books की एक set आता है for handwritten notes of Shubhra ma'am. वो अपने class में भी I think mostly handouts उसी set से देती हैं, तो वो काफ़ी comprehensive है, and that is the thing that I used. Apart from that, I had my own class notes, and using that and the handwritten notes, I made more shorter notes that were more directed towards answer writing. कि मैंने हर एक टॉपिक से इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर किया, ताकि कोई क्वेश्चन आए उस टॉपिक से तो आई एम रेडी विथ हाउ टू आंसर इट. सो दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर PSIR.
Any other questions that you people have? It's very nice to interact with all of you, and you all have such relevant questions. It means that you're very serious about your studies and serious about clearing this paper, not just about studying. So I'm very happy to see so many people asking such questions. Essay strategy. So essay is one thing जिसमें जो कहते हैं कि आपका मेक और ब्रेक होता है, क्योंकि ऐसे में आप बहुत सारे मार्क्स ले सकते हैं अगर आप अच्छे से इसको अप्रोच करें. तो सबसे पहले आप समझें कि यूपीएससी चाहता क्या है. यूपीएससी चाहता है क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव. ऐसे कुछ उन्होंने कीवर्ड्स दिए हुए हैं. सो बेसिकली मीन्स कि क्लैरिटी ऑफ थॉट मीन्स जो आपका टॉपिक है उससे आप ज़्यादा डाइग्रेस ना हो, उसके ही बारे में रेलेवेंट चीज़ें बताएं, राइट. एंड डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन एंड पर्सपेक्टिव मीन्स आप बहुत सारे डायमेंशंस को कवर करें. सिर्फ एक टॉपिक लेके ना चले, उसको हर एक पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करें, उसको हर एक डायमेंशन से सोचने की कोशिश करें. एंड जितना ज़्यादा आपका वेरीड डायमेंशंस होगा और जितना डेप्थ होगा उन टॉपिक्स में, उतना ज़्यादा आपको अच्छा ऐसे मिलेगा. सो फिलोसॉफिकल एसेज भी ऐसे ही कुछ है. पहले आप ज़रूर टाइम लगाएं टू ब्रेनस्टॉर्म. आप सीधे से लिखना ना शुरू हो जाएं, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें. कैसे जो भी उन्होंने सवाल पूछा है उसके कीवर्ड्स क्या हैं, क्या वो पूछना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली व्हाट दे मीन. इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस इटसेल्फ, देन आई वुड से दैट डोंट अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर ऐसे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस सेंटेंस को समझ पाएँ. तो 2-3 बार पढ़ें उसको, कीवर्ड्स मार्क करें, लिखें अपनी लैंग्वेज में कि क्या वो पूछना चाह रहे हैं. उसके बाद आप ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट करें. जो भी आपके दिमाग में आइडिया आता है, जितने भी आपके पास थॉट्स आते हैं, वो आप लिख सकते हैं. ब्रेन बहुत ही कमाल की चीज़ है. ज़बरदस्त स्ट्रीम ऑफ थॉट शुरू हो जाती है, तो एक के बाद एक आइडिया आते रहते हैं. अपने आप को रोके ना, एकदम अनहिंडर्ड लिखते चले जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं. सो दैट वंस यू हैव अ बैंक ऑफ वट एवर इज़ रेलिवेंट, देन यू कैन स्ट्रक्चर इट वेल एंड देन यू कैन formulate a very good essay. So that's what I was doing. I would write down all my thoughts related to the topic and then I would come to the structuring कि इसको कैसे हम अलग अलग dimensions के through mention कर सकते हैं. Social, political, environment, economical, जितने भी dimensions मैं सोच सकती थी, सारे के सारे मैं cover करने की कोशिश करती थी without going too far away from the topic, because just for the sake of adding dimensions, it's not recommended that you astray from the topic and go into dimensions that are not even necessary or not even asked about. So इन दोनों चीज़ों का ध्यान दें, clarity of thought and diversity of perspective, और फिर आपके आंसर्स काफ़ी रिफाइंड हो जाएंगे. ओके. Have I taken? Did you make digital notes? I made hard copy notes, but if you're comfortable in digital, you can make digital notes. Which coaching is best? That I can't tell you because I didn't take coaching. But जिसका भी अच्छा reputation है, जिसका भी material अच्छा है, वो ज़रूर आप ले सकते हैं. Okay. Revision. I think mostly I've answered most of your questions, and it was really nice connecting with you all. In case you have any more pressing doubts or questions, you can reach out to me on my Instagram account. I usually see the comments and try to reach out to everyone and share my notes and everything on my Telegram channel जो भी लोग मांग रहे हैं. तो okay, ये अच्छा question. How to stay calm and maintain mental balance. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी रेलिवेंट है, मैं बोलूँगी, फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर मी. आई थिंक 2 बार फेलियर फेस करने के बाद आई थिंक फेलियर बोलना बहुत ही थोड़ा सा ब्रूटल हो जाता है फेलियर बोलना इसको, बट इन अ वे इट इज़ फेलियर बिकॉज योर गोल वॉज टू अचीव समथिंग एंड यू कुड नॉट. सो 2 बार मैंने जब फेलियर फेस किया, उसके बाद वापस से उठना और इसी एग्ज़ाम को वापस फेस करना बहुत मुश्किल था. एंड आई नो दैट लॉट ऑफ पीपल फेस दैट काइंड ऑफ मेंटल प्रेशर एंड डिफ़िकल्टी इन लाइफ, that it takes a toll on your mental health.
इसके लिए आप हमेशा अपने आप को रिमाइंड करते रहें कि ये बस एक एग्ज़ाम है। आई नो जब आप एक ही चीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसे मैं कुछ और नहीं कर रही थी, मेरा कोई जॉब नहीं था, मैं बस घर पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी। तो जब आपकी लाइफ में एक ही चीज़ रह जाती है जिसके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर जब वो चीज़ हाथ से निकल जाती है या फिर आपको लगता है कि मैं नहीं पहुँच पाई उधर, तो काफ़ी मुश्किल होता है अपना सेल्फ वर्थ मेंटेन करना, हाउ टू स्टे कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ एंड हाउ टू नॉट थिंक दैट यू आर अ फेलियर। तो आप ये याद रखें कि ये बस एक एग्ज़ाम है। दिस इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ यू एज अ पर्सन, दिस इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ वेदर यू हैव वर्थ और नॉट। You always have a lot of worth that is much more than just your productivity and just your achievement. तो आप ये याद रखें कि चाहे आप फेल हों, चाहे आप सक्सेस पाएँ, आप जो हैं वो आप ही रहेंगे। आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो आपकी क्लोज़ फैमिली है, जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेंगे जैसे आप हैं। और ये याद करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये याद रखें कि यूपीएससी बहुत कुछ सिखाता है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज बेस बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लाइफ। तो ये जो लेसन्स हैं, आप इनको लेके किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप सक्सेस ही पाएंगे। बिकॉज इतना सारा विजडम इतनी कम उम्र में कम ही लोगों को आता है, फेलियर देख के ही आता है। तो फिक्र ना करें और मेहनत करते रहें। ओके, हाउ टू रिमेन फियरलेस इन इंटरव्यू। आई थिंक कोई भी फियरलेस नहीं होता है, एंड कोई भी ऐसा नहीं है जो नर्वसनेस नहीं फील करता है। इसको एक्सेप्ट करें, ये एक साइन है कि आप जो भी करने जा रहे हैं, यू केयर अबाउट इट। दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग नर्वस, बिकॉज यू केयर अबाउट द रिजल्ट। सो जस्ट टेक इट इन योर स्ट्राइड। उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उस चीज़ से लड़ने की कोशिश ना करें, एंड एक्सेप्टेंस के साथ जाएं। और ये भी सोचें कि जो आपके आसपास लोग हैं, जो बाकी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, वो भी तो डरे हुए होंगे, वो भी तो सेमी पैनल फेस करने वाले हैं। तो इससे आप थोड़ा सा हौसला बनाए रखें और अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखें। आप जब इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो वही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि आप इतने सारे लेवल्स क्लियर करके, 10-15 लाख लोग ये एग्ज़ाम देते हैं, प्रीलिम्स में बस 10-15 हज़ार लोग निकलते हैं, उसके बाद मेंस में तो 2-3 हज़ार लोग ही निकल पाते हैं। एंड आप अगर इतने सारे लोगों से छट के आए हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इंटरव्यू से ना डरें, वो बहुत ही मज़ेदार पार्ट है इस एग्ज़ाम का। रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करें, किसका रिलेशंस, क्या आप फैमिली रिलेशंस, फ्रेंड रिलेशंस, ये सारे बहुत अलग अलग टाइप्स के रिलेशंस होते हैं। आपके पर्सनल रिलेशंस भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक साथ साथ चलती रहती हैं प्रिपरेशन के, और आपको इन पे भी ध्यान देना है क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये सारी चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो उन पे भी ध्यान दें, उनको इग्नोर ना करें। शुरू में मैंने अपना फ़ोन दे दिया था 1 साल के लिए, मैं बिल्कुल ही आइसोलेटेड थी, तो वो अच्छा नहीं था फॉर माई मेंटल हेल्थ। तो अपने आप को जानें। अगर आपको ज़रूरत है कम्युनिटी की, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स की, क्लोज़ लोगों की सपोर्ट की, तो अपने आप को आइसोलेट ना करें, उनसे टच बनाए रखें और हौसला लेते रहें। एंड दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ नॉट योर होल लाइफ। यू रिमेंबर दैट व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं बन सकता है। तो बाकी जो पार्ट्स हैं, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आपकी सोशल लाइफ, उसको नियंत्रण में रखें, कंट्रोल्ड तरीके से जीते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारा एफर्ट और टाइम जाता है यूपीएससी प्रिपरेशन में, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी लाइफ का छोटा सा हिस्सा बन सकता है, बट इट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ। बट कीप अदर पार्ट्स ऑफ योर लाइफ अलाइव। अगर आपकी कोई हॉबीज़ हैं तो वो करते रहें, अपने आप को खुश रखें, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। फियर ऑफ मिसिंग आउट, आई थिंक आप ये चीज़, एक मूवी बहुत मुझे अच्छी लगती है, ये जवानी है दीवानी, उसका एक डायलॉग है कुछ भी करो, जहाँ भी जाओ, कुछ ना कुछ तो मिस होगा ही। तो अगर आप इतनी बड़ी चीज़ कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप कहीं पहुँचना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो कुछ ट्रिप्स दोस्तों के साथ, कुछ
मस्तियाँ पार्टियाँ शायद आपकी मिस हों, बट आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी आप याद करके थोड़ी सी चीज़ सैक्रिफाइस कर दें। तो कुछ ना कुछ तो मिस होता ही है लाइफ में। आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं आप उसके हिसाब से करें, एंड आई एम श्योर दैट यू विल डू वेल। Thank you so much for having me, and thank you so much to UPSC Time also for inviting me for this session. It was a very nice session. I had a very good experience with all the aspirants. Thank you for asking such relevant questions, and all the best for your preparation. And आप करते रहें मेहनत, and अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहें इसी तरह से, ऑनेस्टी के साथ, मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू।